वेलकम टू ट्रू आईएएस। चैप्टर नंबर 2 की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी से, पीपल एज अ रिसोर्स। एक्चुअली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कैसे हम इंसान को इंसान बनाएं। इकोनॉमिक्स में इंसान को इंसान बनाने का मतलब ये होता है, ह्यूमन को ह्यूमन बनाने का मतलब ये होता है उसको इकोनॉमी का एक प्रोडक्टिव एसेट बनाना, ताकि वो देश की जीडीपी में, इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना किसी ना किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन दिखा सके। तो इंसान को इंसान बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग HCF। HCF मतलब ह्यूमन कैपिटल कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट ऑफ HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये चीज क्या है कि हम यहाँ पर एक देखते हैं जरा, अमर्त्य सेन का इंडेक्स यहीं पर आएगा। नहीं, वो हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर दोबारा आऊंगा मैं। 4th चैप्टर में है वो। अमर्त्य सेन का एक बहुत अच्छा इंडेक्स है यहाँ पर, बहुत अच्छी एक बात है उनके बारे में। तो शुरू में क्या होता था, पहले पहले जब ये चीज इकोनॉमिस्ट ने पता लगाना शुरू करी, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के दायरे में 3 चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। कैसे? पहले इंसान को अगर इंसान बनना है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वो प्रोडक्टिव एसेट या प्रोडक्टिव एक वर्किंग पर्सन तो तब बनेगा जब उसकी जिंदगी में 3 चीजें सुनिश्चित हो सके। अब वो 3 चीजें क्या है? हाँ, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग। मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल फ्रैंक तरीके से, जीवन में अगर आपकी जरूरतें इन्हीं तीनों के बीच में फंस कर रह जाए, आप चौथी चीज के बारे में जीवन में कभी सोच सकते हो? कुछ भी नया होगा आपके जीवन में? अगर जो पर्सन नो यहां पर अटका हुआ है, कुछ भी नया होगा? एक सिचुएशन, एक सर्कमस्टांस या कोई भी एक हैप्पी मोमेंट आएगा लाइफ में? नहीं ना। जब इंसान की ये 3 चीजों में स्टेबिलिटी आ जाती है, 2 चीजें और सुनिश्चित करता है इंसान। कैसे और क्या? एजुकेशन, हेल्थ। वेरी गुड, एजुकेशन और हेल्थ। अब आप कहोगे हेल्थ को कैसे देख सकता है इंसान? इन चीजों में स्टेबिलिटी आएगी, पैसा बचेगा, तभी तो हेल्थ के ऊपर लगाएगा। हेल्थ के ऊपर पैसा लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा बीमार पड़ रहे हो। आप अच्छा खाओ, कचड़ा मत खाओ, आपके पास राशन की कमी नहीं है, आप अपनी हेल्थ पे, अपनी डाइट पे पैसा लगा सकते हो। आप एक्सरसाइज करने जाते हो, तो एक्सरसाइज आप ये सोचकर रुक नहीं रहे हो कि मैं नहीं करूंगा एक्सरसाइज, मैं थक जाऊंगा और फिर मेरे पास कुछ खाने पीने का कोई सामान नहीं है, तो मैं कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन रखूंगा? इफ यू आर गोइंग फॉर अ जिम, प्रोटीन, सप्लीमेंट्स, अच्छी डाइट जिसके अंदर आपके अच्छे कार्ब्स हों, प्रोटीन्स हों, फैट्स हों, ये सब कुछ आप अफोर्ड कर सको। उसके बाद पर्सन सोचता है शिक्षित होने का। इन दोनों चीजों में क्या लगेगा? पैसा लगेगा इंसान का अच्छा खासा। जैसे एजुकेशन के टर्म्स में मैं अगर आपको बताऊं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ये पार्ट कैसे है शिक्षित होना। शुरू शुरू में आपको, इंसान को अगर इंसान बनाना है तो कहा जाता है कि कुछ चीजों पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है बहुत सालों तक। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको बाद में देखने को मिलती है। अगर माँ बाप आज आपको नर्सरी क्लास में भेज रहे हैं, तो आपसे ये कहेंगे कि कल 1 लाख रुपए सैलरी आ जानी चाहिए तेरे से। पहले वो लगाते चलेंगे, लगाते चलेंगे, लगाते चलेंगे। ये एक साइलेंट इन्वेस्टमेंट होती है। इट इज जस्ट लाइक लॉन्ग टर्म के अंदर किसी म्यूचुअल फंड या इक्विटी पे इन्वेस्ट करना। हेल्थ, बचपन से लेकर आपके डायपर वाली जर्नी से लेकर जब तक आप अपने आप को संभालने के लिए योग्य नहीं हो जाते हो, उस वाली जर्नी तक
आपकी हेल्थ पर कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते हुए खर्चा करना, आपकी हेल्थ को संभाल कर रखना, ताकि लंबे समय के अंदर आपको कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए। आप में से कोई ऐसा है जिसने 2 बूंद जिंदगी की नहीं पी पोलियो ड्रॉप्स? है ना? पीते पिलाते मतलब मेडिकल फील्ड में है। मेरा भाई छोटा था बहुत ज्यादा, मैं बड़ा हो गया था, तो मुझे पता लगा कि पोलियो ड्रॉप्स ना मतलब सिर्फ बच्चों के लिए होती है, बहुत छोटे बच्चों के लिए। अब वो घर घर बजा के आती है ना, बेल बजाने के, पोलियो ड्रॉप्स में पिला जाओ। हाँ, तो मैं उनसे कहता था इसको पिला रहा हूँ, मुझे भी पिला दो जरा मुझे भी दिखाना है टेस्ट कैसा होता है इसका। कहती है आपके लिए नहीं है। तो एजुकेशन नहीं, उसको पीने से ऐसे कुछ नहीं है, अगर आप पी लो तो कुछ होगा नहीं, पर ये है कि मेडिसिन वगैरह ऐसे नहीं ली जाती है ना। लेकिन आई एम रेवोल्यूशनरी, मन करता रहता है हर कुछ तूफानी करने को, कुछ भी करने का। तो वो बोलती थी साफी आपके लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए होती है। मैं कहा, अच्छा अच्छा, पोलियो की ड्रॉप्स अगर किसी को ना मिले तो क्या दिक्कत हो सकती है? मतलब उससे क्या होता है, किस प्रकार की डिफॉर्मिटी होती है? फिजिकल डिफॉर्मिटी हो जाती है। जैसे आप, हाँ सर। अगर आप में से किसी के पास फिजिकल एजुकेशन कभी सेपरेट रहा हो, आप लोगों ने फिजिकल डिफॉर्मिटी सुनी होंगी, जैसे लोडोसिस, काइफोसिस, स्क्योलियोसिस। सुना है कभी? मतलब कंधे टेढ़े मेढ़े हो जाना, पैर टेढ़े मेढ़े मुड़ जाना, अंगूठे नहीं होना, है ना? हाँ, डिसेबिलिटी होती है एक तरीके से। ठीक है, जैसे पैरों का आकार इस तरीके से चेंज हो जाना, मे नॉट गॉड टू सो, भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन एक पैर में 9 नंबर का जूता आना, दूसरे पैर में 7 नंबर 8 नंबर का जूता आना, वो साइज थोड़ा सा मतलब बदल गया है, बिगड़ गया है ना? चाल सही नहीं हो पा रही पर्सन की, है ना? तो ये सब चीजें से दिक्कत हो जाती है। भारत ने इसके लिए एक मुहिम चलाई थी, है ना? सबसे बड़ा पोलियो कैंपिंग, लोगों को अवेयर करवाने के लिए। कौन इसके 2 प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं जिन्होंने फ्री में काम करा था भारत की सरकार के लिए? और अमिताभ बच्चन। सचिन तेंदुलकर। वहीं से डायलॉग आया था ना अमिताभ बच्चन से, 2 बूंद जिंदगी की बस। ये भी हिंदुस्तान के आदमियों को सिखानी पड़ती थी कि ये ले लो प्लीज। उसको इसमें भी आफत होती है मयूर है। अरे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, टाइम नहीं है। हाँ, टाइम नहीं है ना, बिजी आदमी है, करोड़ों रुपए कमा रहा है एक एक सेकंड में। तो ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ के बारे में आपको बता रहा था। आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तब जाकर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है कुछ साल के बाद। एक और चीज होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, इसका नेक्स्ट स्टेप बता सकते हो? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नहीं, वो इसी में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ? सैनिटेशन। एमपीआई में अलग से उसका डायमेंशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। स्किल डेवलप। आपने इंजीनियरिंग खत्म कर ली थी श्रेया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से फोन आया था आपको, आ जाओ जी श्रेया जी, बना बनाया सेटअप के लिए रेडी है, खोदो तेल के कुएं और आग लगाओ। नहीं, जाकर सीखना नहीं पड़ता है ना आपको हर जगह पर कि क्या रूल है आपका, क्या काम है आपका। सिमिलरली मयूर, रूपक, जिस दिन आपकी सिंगल डिजिट रैंक आएगी तो सड़क पे निकल जाओगे ऐसे, मी आई है सैल्यूट मी। बस्ती का वो वीडियो देखा है? कह रहा है हम दारू पी के निकले, खड़े ऑटो वालों पे चालान लगा रहे हैं। कह रहा मैं तो यहाँ खड़ा हुआ हूँ, कह रहा कभी तो ओवर स्पीडिंग करी होगी। एग्जाम निकालने के बाद आपको यही नहीं पता अगर आपका रोल क्या है, तो ऑब्वियसली बात है हर चीज की ट्रेनिंग होती है, होती कि नहीं होती है? स्कूल में डिसिप्लिन इंचार्ज के कैप्टन की अगर आपको कभी बैच मिली हो, आपको पहले एक सेशन लेकर समझाया जाता है कोऑर्डिनेटर के द्वारा, वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के द्वारा कि आपका रोल क्या है, आपको करना क्या है। अपने आप को वो मत समझो डॉन, है ना, कि पता चला बच्चे पेल दिए स्कूल में उठाकर, फिर स्कूल के बाहर वो पकड़ लेंगे तुम्हें। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और जैसा कि आपने कहा शाइनी, फिर इन सब चीजों से अल्टीमेटली इंश्योर होती है पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट?
एक मिनट रुकना जरा। तो राइटर आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा है कि पीपल एज अ रिसोर्स, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पॉपुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं एज एन एसेट रेदर देन अ लायबिलिटी। ये है वरदान, ये है श्राप। सुगंधा, तुम्हारी सैलरी कितनी है? तुम कितना कमाते हो महीने का, पहले ये बताओ। सर मैं तो जॉब नहीं करती। अच्छा, श्रेया आप जैसे वर्किंग हो और आप में से कोई और कोई कमाता है? हाँ ठीक है, तुम्हारा पता है, ठीक है। तुम तो चुप ही बैठो, जीडीपी हिलाने का दम रखते हो तुम तो। बाकी लोग बताओ, कोई कमाता है कोई? कुछ भी? शाइनी, लीगल तरीकों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? ओनली लीगल मीन्स, नो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज। देखो, अगर आप लोग नहीं कमाते हो ना, तो अभी आप इस देश के ऊपर बर्डन हो, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मुझे आप सबसे बहुत प्यार है, मैं चाहूं तो अपनी सैलरी बांटू आप लोगों के साथ, लेकिन आप लायबिलिटी हो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग। एसेट आप तब होते हैं जब आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। एक पर्सन ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, लेकिन अगर वो कमा नहीं रहा है, इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, उसका काम झलक कर नहीं आ रहा है, तो फिर वो एक लायबिलिटी बनकर रह जाता है। अच्छा चलो, आप लोग अपने ऊपर गिल्ट मत लो, लेकिन मुझे प्रॉपर तरीके से बताओ, हमारी इकोनॉमी में लायबिलिटी कौन हुए? ऑलराउंड 14 से कम जितना इनकम नहीं कर सकते। बच्चे और बुढ़े सबसे बड़ी लायबिलिटी है कि नहीं श्रेया? लेकिन बोलते हैं सर। बच्चों को ऐसे कैसे नहीं बोलना, बच्चों को नहीं, बड़ा करना है। आपने बताया था ना कि ओल्ड एज में दे हैव प्लेड देयर अभी पार्ट बता- इन द नहीं, इकोनॉमी। अभी अच्छा एंगल, अभी अच्छा अपना अच्छा रूप भी दिखाऊंगा मैं, पहले बुरा रूप तो दिखा लूं, ठीक है? जो बच्चे हैं वो पहले बड़े सालों तक खर्चा करवाएंगे, है ना? उनके स्कूल में, इसमें उसमें पैसे जाएंगे। अब बच्चे को आप प्रेशराइज तो नहीं कर सकते हो कि कमा कर लेकर आप बस बहुत हो गया, है कि नहीं? सिमिलरली बुजुर्ग लोग, अब बुजुर्ग लोग जैसे हैं, मतलब मान लो कि आप में से किसी के दादाजी, दादी, नाना, नानी कोई भी हैं, उनका कुछ खाने पीने का मन कर रहा है ना? तो आप ये थोड़ी ना कहोगे लाओ पेंशन हाथ में रखो तब हम जाके लेकर आएंगे, या फिर कितना खाओगे? एक पैर तुम्हारा कब्र में है, एक धरती पर है, क्या करोगे? ये है लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये कमा नहीं रहे हैं। एक्चुअली किसका पार्ट नहीं है, ध्यान से समझ जाओ। इकोनॉमी नहीं नहीं नहीं, इसको कहा जाता है वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट नहीं। सोशियोलॉजी में पढ़ाया था ना मैंने, वर्किंग एज पॉपुलेशन का ये पार्ट नहीं है। वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी मानी जाती है हमारी इकोनॉमी में? 15 to 60. टू 59 ईयर्स, है ना? 15 to 59 ईयर्स। अब लेकिन हमें बुजुर्गों को या बच्चों को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो लायबिलिटी है। देखो, लायबिलिटी कोई शब्द मतलब गाली नहीं है,
लायबिलिटी कोई शब्द गाली नहीं है। मैं नौकरी छोड़ के घर पे बैठा हूं, मेरी बीवी मेरे लिए कमा रही है, हो सकता है वो मुझे आईएएस के लिए प्रिपेयर करवा रही हो, और उल्टा भी हो सकता है कि आपकी बीवी बहुत होशियार है और बहुत कुछ कमा सकती है, लेकिन आपने उसको घर पे बैठा रखा है क्योंकि आप उसको आईएएस बनवाना चाहते हो। मयूर सूर्यवंशम, है ना? तो बच्चे और बुजुर्गों की जहां तक बात है, ध्यान से समझना मेरी बात को, बच्चों को लायबिलिटी नहीं मानना चाहिए। है वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से बच्चे और बुजुर्ग अभी लायबिलिटी है, लेकिन अगर बच्चों का फ्यूचर देखा जाए और बुजुर्गों का पास देखा जाए, बच्चों के ऊपर अभी इन्वेस्टमेंट अगर अच्छे से कर दो तो वो पक्का एक प्रोडक्टिव एसेट के तौर पर इमर्ज होंगे, पक्का राइज करेंगे। सिमिलरली बुजुर्गों को आप लायबिलिटी इसलिए नहीं कह सकते, पूरा जीवन उन्होंने इकोनॉमी के प्रोडक्टिव एसेट के तौर पर काम करा। अगर एक किसी बुजुर्ग को पेंशन मिल रही है, वो पेंशन उसको खैरात के हिसाब से थोड़ी ना मिल रही है, काम करा होगा देश में तभी तो मिल रही है। सरकारी अधिकारी रहा होगा, कुछ ना कुछ तो रहा होगा अपने जीवन में, दिन रात जूते चप्पल घिसे हैं उसने, तभी तो मिल रही है ना पेंशन। तो जैसे मान लो गाड़ी है, गाड़ी में 50 लीटर पेट्रोल की क्या कीमत है, मतलब क्या वर्थ क्या उसकी, सही है 50 लीटर पेट्रोल गाड़ी के लिए? हाँ सर। और 5 बूंदे अच्छा नहीं है सर। उसकी भी वर्थ है, क्यों नहीं है भाई? बूंद बूंद से सागर बनता है। 50 लीटर एक साथ आएगा कि पहले 5 बूंदे आएंगी? बात भाई अभी समझाएगा, बच्चे और बुजुर्ग इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा आग लगा दो। ये कम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अभी, बच्चों के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। बुजुर्गों ने जितना भी पैसा, मतलब जितना भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो, कम दिया हो पर पॉपुलेशन के, मतलब पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से, पर कैपिटा के हिसाब से उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा हो वो हो सकता है बहुत कम रहा हो, लेकिन बूंद बूंद से सागर बनता है। हर कोई हिंदुस्तान का आदमी या किसी भी कंट्री का आदमी सोचकर बैठ जाए, अबे छोड़ो ना यार, मेरी कंट्रीब्यूशन से क्या होता है, बात जीवन में सिर्फ 2 ही फूल के खाने की तो है, बैठ जाओ घर पे। ऐसा अगर हर कोई सोचने लग जाए, हैं कुछ लोग बहुत अच्छे जिनके लिए जीवन से 2 फूल के खाने वाला है, पंजाब की साइड रहते हैं, तो बात ये है अरे आवाज के लिए सुनो और जख्म मारो अपने आप को, दे चाकू कि गलती करती इनसे बोल के, नहीं करता। है ना? कई मम्मी और वो तो ऐसे बोल रहे हैं यार, मम्मी कहेगी तू है इसी लायक, और लग उसके मुंह। जिसने पता है बर्थडे में केक बनवाया अपने, पता है किसका? चंद्रयान 3 की सफलता की लॉन्च की थी वो, अपना केक बनवा रही है रॉकेट का, मून का, पता नहीं किस चीज का। मैं कहा क्यों? कह रही वो देश हमारा सर आगे बढ़ रहा है ना, उसकी मैं सेलिब्रेशन कर रही हूँ। मैं कहा तुम ही बता रहे थे ना कि तुम बर्थडे पे प्लांट्स लगाते हो हर साल। मैं कहा वेरी गुड। तो बात है वर्किंग एज पॉपुलेशन की, तो वो तो देखो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। इन वर्किंग एज पॉपुलेशन को जिसने योग्य बनाया वो थे इनके माँ बाप, यानी कि कंट्री के बूढ़े बुजुर्ग लोग। अब टाइम आ गया कि अगर ये वर्किंग एज पॉपुलेशन में, अब ये किसको सहारा दे? अपने माँ बाप को, घर के बूढ़े बुजुर्ग को, है ना? नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, और उनके साथ क्या ना करें, उनको वृद्धाश्रम छोड़कर ना आ जाए। और वो भी बुजुर्ग से बुजुर्ग डिपेंड करता है ना। मम्मी पापा के लिए तो आप कर लोगे, अब कोई एडिशनली कोई बोले चाचा के लिए कर दो, ताऊ के लिए कर दो, ताई के लिए कर दो, तो कर दो भाई, फालतू है पैसा, सबके लिए कमा रहे हैं। तो पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल
when there is investment made in the form of education, training and medical care. मैंने बताया ना आपको ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग. आप कहोगे सर इससे क्या हो जाएगा? कंपनी बहुत पैसा खर्च करती है इसके ऊपर. प्राइवेट कंपनियों का ज्यादातर जो रेवेन्यू सोर्स होता है वो इसकी कॉस्ट को बियर करने में जाता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग को. लवासना में तभी तो क्या जाता है, या तो लवासना ज्वाइन मत करो. मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट क्यों नहीं कर रहा हूं मैं? अगर मुझे बीच में स्टडी लीव लेनी पड़ गई, 10 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करके देना पड़ेगा मुझे. कहां से लाऊंगा 10 लाख रुपए वो मैं? और क्यों दूं 10 लाख रुपए? एग्जाम निकालने के बाद क्रेडिट लेकर, तारीफ लेकर 10 लाख रुपए दे दूं? आपसे बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि ज्वाइनिंग के 5 साल के अंदर अंदर आप अगर सर्विस को छोड़ते हो, अब वो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन के हिसाब से आई थिंक 17 या 25 लाख हो गया है यूपीएससी वालों का. 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को. तो इसलिए बोला जाता है अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है, आपके मन में है कि इसको ज्वाइन नहीं करना, तो फालतू में लवासना मत जाओ, मजे मत लो. तो इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड द प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम. इससे क्या बनेगा? इंसान एक इंसान बनेगा. कैसे? देख रहे हो, इंसान के साथ क्या वर्ड अटैच है? कैपिटल. इंसान एक प्रोडक्टिव एसेट बनकर आ रहा है जो कि क्या बनाएगा? पैसा. इकोनॉमी को आगे लेकर जाएगा. अब हम सब अपने अपने वे में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ. Yes. मेरी और मयूर की ट्रेडिंग फीस इतनी जा चुकी है अभी तक कि किसी का एक खेत आ जाए. नहीं मयूर बताओ, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? हर कोई अपने वे में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है. पॉइंट ये है कि आपके अंदर एक स्किल होने के बाद उसको इंप्लीमेंट वो करना होगा. अब जैसे मैं बताता हूं, छोटी सी एक बात बताऊं. निर्भर है आप? हाँ निर्भर, आपने भी अभी उस दिन ट्रेड लिया, ठीक है. हालांकि आपने इन्वेस्टमेंट करी है कुछ अमाउंट में, कह रहा हूं कुछ चवन्नी, कुछ पैसा अगर कटता है अगर उससे ट्रेड इनिशिएट करने पर, ट्रेड को काटने पर. वैसे मयूर मेरे ख्याल से सब कुछ फ्री है ना, एक चवन्नी भी नहीं कटती ना इन्वेस्टमेंट में. तो हाँ मान लो कि अगर ये इंट्राडे कर रहा होता है, ट्रेड कर रहा होता है, तो कुछ ना कुछ वे में तो मतलब 0.1 चलो मान लो, ठीक है. केस ने चलो अकाउंट भी तो फ्री खुलवाया, मैं किस चीज में पैसे काटूं उसके. तो मान लो इसने कुछ ना कुछ वे में कंट्रीब्यूट करा. अब कैसे कंट्रीब्यूट करा है? जैसे मान लो चलो उसको प्रॉफिट हो गया, निर्भय ने फिर अपना प्रॉफिट खींचा. अब कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा ना. बंदे के लिए गिफ्ट ले रहा है, टेडी बियर ले रहा है, चॉकलेट्स ले रहा है ना, उसको बर्थडे पे कुछ दे रहा है या अपने ऊपर खर्च कर रहा है, जो भी है. खर्चा तो वो इसी देश में हो रहा है, पैसा तो वो यहीं घूम रहा है आसपास, है कि नहीं? अब people as a resource is a way of referring to countries working people in terms of their existing productive skills and abilities. मुझे एक बात बताना, रेमिटेंस से आई हुई इनकम, रेमिटेंस से आई हुई इनकम, क्या ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है? सोच समझ के जवाब देना. हाँ सर. ह्यूमन कैपिटल बना इसलिए रेमिटेंस आया ना. नहीं तो मैं कह रहा हूं इसका पार्ट है. हाँ सर पार्ट है. ये कनेक्टेड कंसेप्ट है. जी सर. श्रेया थप्पड़ मारो. नहीं, अरे नहीं थप्पड़, हमेशा थप्पड़ थोड़ी ना मारूंगा यार. अरे यार अब मैं समझ गया मुझे कोई बंदी पसंद क्यों नहीं करती. हाँ वही तो, हूँ नहीं उस लायक में, पता. मेरी की बात बताओ, तुम कुछ टाइम पहले तो मलेशिया थे, है ना? लास्ट ईयर कब थे? लास्ट ईयर. वहां से मम्मी पापा को कुछ पैसे भेजे कभी 4 महीनों में जितने टाइम रहे? या भाई को भेजे हो या इंडिया में किसी को भी भेजे हो? मतलब वहां से ऐसा जरूरत नहीं थी मतलब इन लोगों को, मतलब, है ना? चलो ठीक है भाई, ये तो बनिया लिख लिए तो ठीक है. कहा भाई तुम अपना खर्चा चलाओ, मैं आई हूँ अपने भरोसे. अरे नहीं, मतलब ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन ऐसा जरूरत नहीं पड़ा उस टाइम पे. मतलब समझ गया, कोई बात नहीं, होता है. लेकिन अगर मान लो श्रेया ने अपने मम्मी पापा को वहां से पैसे भेजे होते, किसी को भी भेजे होते पैसे, ठीक है,
कि हम में से किसी को ट्रांसफर करे होते, अपने भाई को दिए होते, किसी को भी दिए होते हैं इस वजह, वो पैसा इस देश में आता और यहीं खर्च होता ना। हाँ सर। तो ये श्रेया फिर क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट हुई फिर ये? हाँ सर, हुआ सर। बिल्कुल हुई। इस देश ने उसको इतना काबिल बनाया कि वो बाहर जाकर पैसा भेज रही है यहां पर। श्रेया ऐसा इकोनॉमिक्स कह रही है, आई नो। अब मैं पूरा क्रेडिट आपकी प्रोडक्शन फैक्ट्री मम्मी पापा को देता हूँ, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा कह रही है कि हमने श्रेया को ऐसा बनाया है, ठीक है। सीरियसली, मतलब जोक्स अपार्ट, इकोनॉमिक्स में यही होता है कि देश ने उस पर्सन को केपेबल बनाया, उसको वो अपॉर्चुनिटीज दी। क्योंकि देखो यहां पर ना एक एंगल और आ जाता है, पता है, अर्थव्यवस्था के एंगल नहीं आता सिर्फ। आजकल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक नए लेवल पर जा रहा है। मैं PSIR में आपको पढ़ाऊंगा। पता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस लेवल तक की बात हो जाती है इसके अंदर? जिस कंट्री में फ्रीडम और लिबर्टी होगी तभी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। क्या डिफरेंस है शाइनी नॉर्थ कोरिया और इंडिया में इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? वहां लिबर्टी नहीं, यहाँ लिबर्टी है। यहाँ पर आप 100 सोर्स से पैसा कमा सकते हो, वहां पर डिक्टेटर अगर हंसेगा तो आपको हंसना है, वो कार्टून नेटवर्क देखेगा तो आपके चैनल पे भी कार्टून नेटवर्क चलेगा, वो रोएगा तो आपको रोना है, वरना चॉप चॉप स्क्वायर में चॉप चॉप। तो लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, इट एम्फसाइजेस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ, यानी कि जनता को इतना कैपेबल बना दो कि वो कंट्रीब्यूट करने लग जाए किसमें? GNP में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। अब दूसरे रिसोर्सेज की तरह पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स होता है, लेकिन क्योंकि इंसान है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स ज्यादा पाया जाता है या ह्यूमन रिसोर्स? नेचुरल क्या इस वक्त तो ह्यूमन रिसोर्स। हाँ बिल्कुल ओवरटेक होने वाला है। अच्छा, इंसानों ने, ह्यूमन रिसोर्स ने नेचुरल रिसोर्स के साथ डिसबैलेंस कैसे क्रिएट कर दिया है? क्या खत्म कर दिया है? रिप्लेनिशमेंट हाँ, रिप्लेनिशमेंट साइकिल, यानी कि रिजुवेनेशन कैपेसिटी पढ़ाया था ना प्रीवियस चैप्टर में। अब ह्यूमन रिसोर्स जो है, मतलब इंसान अगर केपेबल है और वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो दिस इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। और अगर पॉजिटिव साइड है तो हम क्या कह सकते हैं? अ पर्टिकुलर कंट्री कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट्स, जिसको हम एक सांस में क्या बोल सकते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड, DD। लेकिन ये एक प्रकार से नेगेटिव भी, अगर इसकी प्रॉब्लम्स को देखा जाए। कैसे? क्या सभी कंट्रीज इंश्योर करवा पाती हैं अपनी जनसंख्या को बेसिक नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा मकान, फूड, एजुकेशन? रोटी कपड़ा मकान मैंने इसलिए एक साथ बोल दिया, एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज। हो पाता है ये सब में? हमारे देश में, हर एक रीजन में ये नो सर। है। ये सारी चीजें इंश्योर हो रही हैं सबको? नो सर। तो जब एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, इट इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड, यानी कि देखो इंसान है, धरती पर कुछ ना कुछ करने आया है। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स की बात होती है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ह्यूमन रिसोर्स की जो बात होती है, ये टर्म सिर्फ एक पोटेंशियल को दर्शाती है। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, बहुत आराम से सुनो, बहुत आराम से समझो। एक शब्द इधर का उधर लिखा मीन्स में और आप गए। ह्यूमन रिसोर्स एक पोटेंशियल को दर्शाती है। अच्छा एक बात बताओ, हम में से कौन IAS नहीं बन सकता? पहले ये बताओ। हम में से कौन IAS नहीं बन सकता? सभी अपने आप को कलेक्टर की तरफ बैठे सोच रहे हैं। हम तो बनेंगे, बाकी का देख लो। बाकी तो पूछ लो, मैं तो बनूंगी। मैं तो हूँ, तुम्हारा पता नहीं। देखो, सबके पास कैपेबिलिटी है, सबके पास कैपेबिलिटी है, वो इनर पोटेंशियल सब में है। आप में से कौन PM नहीं बन सकता? कौन नहीं बन सकता? सब बन सकते हैं। सब बन सकते हैं। यानी कि आप एक ह्यूमन रिसोर्स हो तो आपके अंदर पोटेंशियल है। सिमिलरली ऐसे जैसा मैं आपको IAS का एग्जांपल और PM का एग्जांपल दे रहा हूं,
जब आप कोई चीज अचीव कर सकते हो तो आपके अंदर पोटेंशियल है ना, बस वो रास्ता ही तो जानना है आपको, अपने अंदर की स्किल को ही तो निखारना है। सिमिलरली एक ह्यूमन एक रिसोर्स है, उसके अंदर पोटेंशियल है श्रेया कि वो जीडीपी को जनरेट कर सकता है, वो प्रोडक्टिव एसेट बन सकता है, हमें उसको फर्दर डेवलप ही तो करना है। यही तो लाइन लिखी हुई है। कैसे? बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्थी। ये दो काम करने की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा जीवन में। बिल्कुल हो जाएगा यार, बिल्कुल हो जाएगा। सारी चीजें यहीं से चलती हैं, पता है, यहीं से डिराइव होती हैं। हेगड़ी को जितनी मर्जी मार लेना, कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना। देखो, मजे करने का भी मजा तब आता है जब आप ना दूसरों की तौहीन कर सको अपनी एजुकेशन की बेसिस पर, और लोग आपको आपकी बात समझा रहे कितना गवा रहे। तो और आप हमेशा चाहे किसी भी फील्ड में हो, यू शुड लुक एनर्जेटिक, वेरी प्रोडक्टिव, स्मार्ट। ये दो चीजें लाइफ में आपको हर एक फील्ड में रॉकेट बनाती हैं। ज्ञान की प्राप्ति वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, आपका ज्ञान भाई आपकी फील्ड जो मर्जी आप चुनो। लेकिन कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, अभी बहुत कैजुअल सी लाइन लोग बोल लेते हैं हेल्थ इज वेल्थ। इसका हिंदी में अनुवाद होता है पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख माया। पैसा बाद में, पहले शरीर। देख लो राकेश झुनझुनवाला, 55,000 करोड़ रुपीस। ग्रेवयार्ड में क्या गया साथ? नथिंग, वो भी नहीं बचा। तो वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन that adds to the productive power of the country just like physical capital formation. Physical capital formation क्या होती है? आपका एक प्लॉट पड़ा मयूर, ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फर्स्ट फ्लोर बनेगा, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 2 फ्लोर अपने पास रख लो, 2 फ्लोर किराए पे चढ़ा दो। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन हो गई, दे दिया उस लैंड ने। चाइनी अपना घर, बढ़ रही ना कीमत उसकी जब हम बेचेंगे उसको, है ना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, अगर आप इंसानों के ऊपर खर्चा करते हो थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। अब ट्रेनिंग हमेशा जॉब की ट्रेनिंग नहीं होती है। जैसे निर्वैर, जरा इन सबको बताना आपका कोच कौन है ओलंपिक्स तक की जर्नी को कवर करवाने के लिए, बताओ इन सबको। सर माय फादर। निर्वैर के फादर ही उसके कोच है। और निर्वैर वो क्या करते थे और आप क्या करते हो बताओ? सर शूटिंग करते हैं। शूटिंग करता है निर्वैर, नेशनल लेवल की शूटिंग करता है। शाइनी वो वाली नहीं, तुम्हारी बॉर्डर वाली नहीं, प्रॉपर लीगल वाली, देश के लिए, ठीक है। आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट वाली किलिंग नहीं, ठीक है। सब उनको लगेगा सच में करते हो। निर्वैर को कहीं कॉन्टैक्ट करें, निर्वैर आप कहाँ रहते हो, आप बंगाल आ सकते हो, बांग्लादेश चलेंगे आप जरा मेरे साथ। तो इट यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, ठीक है। तो ट्रेनिंग मतलब एक्चुअली क्या होता है, जैसे निर्वैर के फादर उसके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई भी कोच होता है निर्वैर का, तो निर्वैर इस टाइम पर अभी एक प्रोडक्टिव एसेट बनने की तैयारी में है ना, वो ट्रेनिंग कर रहा है किसी भी फील्ड के लिए, है ना। अब निर्वैर अगर आप कोई बड़ा सा इवेंट जैसे जीत जाते हो तो उससे क्या होगा, ओलंपिक्स वगैरह में आप गोल्ड ले आते हो तो आपको बनी बनाई एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। क्या मतलब जैसे मिल जाती है, आप डीएसपी एसडीएम बने बनाए ऐसे ही बन जाओगे, आप आईपीएस बन सकते हो ऐसे, है ना। हाँ जी सर। लेकिन एक बात याद रखना निर्वैर, जो लबासा की ट्रेनिंग से आएगा ना होकर, आपको उसको सैल्यूट मारना पड़ेगा फिर भी। जैसे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जैसे क्या होता है कि जब आप एसडीएम बनते हो ना श्रेया, जैसे लवासना से आप होकर आए, आप आईएएस बने, तो ट्रेनिंग ना बहुत छोटे लेवल से शुरू होती है। एसडीएम तो छोड़ो, पटवारी से नायब तहसीलदार से मयूर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है कुछ हफ्तों की। अब उस जिस स्टेट में आप जा रहे हो तो ऑब्वियस की बात है वहां पर एसएचओ होगा, डीएसपी होंगे, है ना, एसडीएम होंगे, सब लोग होंगे। लेकिन वो आपसे बहुत तहजीब में और बहुत कायदे के साथ, और जब आप जाते हो, आप हो पटवारी लेवल पे, लेकिन सब खड़े होते हैं। पता है क्यों? मयूर एक हफ्ते के लिए बदतमीजी करके करके लोगे मुझसे, तुम्हें 10 साल लगेंगे अगली पोस्ट पे जाने के लिए, और मेरे लिए से 10-10 दिन की बातें हैं।
तो वो चीज होती है। आईपीएस को भी मारनी पड़ती है ना, आईएएस को? नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं, ये मैं भी सोचता था, वो पुलिस की वैसे उसकी साइड से है और वो प्रोटोकॉल होता है, मतलब वैसे बेसिकली आपके चेंबर में आपके ऑफिस में कोई घुस रहा है तो अलग बात है, ऐसा वैसे कुछ नहीं होता। और आप वैसे बोला जाता है करने को, आजकल लोग कुछ भी कर देते हैं, छत के नीचे कभी भी सैल्यूट नहीं मारा जाता है, पता होगी ये वाली बात आपको? नहीं सर, ये नहीं। हाँ, छत के नीचे अभी हम कमरे में बैठे ना, बंद कमरे में सैल्यूट नहीं मारा जाता है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, आप जैसे सीनियर के चेंबर में घुस रहे हो, रूम में घुस रहे हो तो कर ही देते हैं, लेकिन अब वो सैल्यूट नहीं करते। आप कभी भी देखना वो पैर साथ लाते हैं, सर। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इट यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। अब ये कैसे देखा जा सकता है? इट कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न्ड, जितनी आपकी इनकम है यानी कि आप उतने प्रोडक्टिव एसेट हो इकोनॉमी के, बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेन्ड पर्सन एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल। हेल्थियर पीपल प्रोडक्टिव एसेट कैसे इकोनॉमी के? आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे और इकोनॉमी के लिए लायबिलिटी नहीं बनेंगे। क्योंकि एक परिवार जिसका अपने बेटा या बेटी की हेल्थ में बहुत सारा पैसा अगर खर्च हो रहा है तो बात तो वही होगी ना, जितना वो कमा रहे उतना लूट रहा है, तो वो कुछ वैल्यू एडिशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे, राइट? सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग और जो ज्यादा हेल्थियर लोग हैं वही इनकम गेन करते हैं ज्यादा। जो हमारा समाज है बड़े सारे इनडायरेक्ट वेज में भी इनकम गेन करता है, मतलब बहुत सारी चीजें गेन करता है, नॉट ओनली इनकम। बिकॉज जो एडवांटेज होता है ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा हेल्दी पॉपुलेशन का, वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचता है समाज में, who themselves were not directly educated or given health care। खुदा ना खास्ता जिसको पोलियो हो रखा हो, उसके कोई भी संतान कल को पैदा होती है, सबसे पहला काम तो वो जीवन में ये करेगा ना कि पोलियो की ड्रॉप्स उसको मिस नहीं कर पाएगा, है ना? मुकेश को जानते हो? हाँ, शीला जानते हो कैंसर मुकेश वाला। को? वो पिक्चर शुरू होने से पहले आता है, मुकेश बहुत बीमार था, है ना? मुकेश कभी अपनी बच्चों को सिगरेट पिलाएगा? रहेगा तो ना, नहीं पिलाएंगे सर। नहीं, वैसे बोलेगा कि सिगरेट पियो या फूक लो या ऐसा करो, नहीं ना? नहीं सर। आप ज्यादा हेल्दी अगर होते हो, एजुकेटेड होते हो, तो दूसरे, मतलब ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि दूसरे भी आपसे इंप्रेस होते हैं। जैसे मान लो कि बहुत मोटा सा कोई बंदा या बंदी थी आपके स्कूल टाइम पर, कॉलेज टाइम पर, आपने उसको देखा, क्या यार ये तो बहुत बेहतरीन फिगर बना ली है इसने तो अपनी, यार पूरा लुक ही चेंज कर लिया है इस बंदी या बंदी ने। आपने उससे पूछा क्या करा तुमने? डाइट मैंने ऐसे ली, मैंने रात को खाना छोड़ दिया, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। तो आपके मन में भी आएगा ना कि अगर आपका टमी बाहर निकल रहा है, कुछ भी बाहर निकला, तो यू शुड ऑल्सो लुक गुड। सिमिलरली अगर आप किसी को देखते हो कि पढ़ाई लिखाई की बदौलत कोई कहां पहुंच गया, किसकी कितनी सैलरी और किसने कौन सा एग्जाम क्रैक कर लिया, आपके मन में भी आएगा कि यार मैं क्यों ना अपनी डिग्री वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके यार मैं भी ऐसे तैयारी में लग जाऊं, या जो उसने करा इसके पीछे पीछे चल पड़ूं। ये चीज पता है कहां दिखती है? हेल्थियर पॉपुलेशन एक दूसरे पॉपुलेशन को हेल्थी बनाएगी, ये चीज दिखती है हरियाणा में जाटों के अंदर। ओलंपिक के पीछे ओलंपिक, ओलंपिक के पीछे ओलंपिक, ओलंपिक के पीछे ओलंपिक। ज्यादा एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड के पीछे एजुकेटेड, ये दिखती है बिहार में। उनके गांव से वो लड़का आईएएस बना, हमारे गांव से भी एक बनेगा। देखा देखी का खेल है। बिहार में गांव है, ऐसा कोई घर नहीं है वहां पर जिसमें एक आईएएस ना हो। आपने शायद से सुनी होगी डीएनए पे ये वाली न्यूज। एक गांव है शहर, पता है, ऐसा कोई घर नहीं है जैसे दो आईएएस ना हो एक परिवार से। नाइस। लेकिन डोंट वरी श्रेया, प्रेम्स की स्ट्रेटजी से जो की है, अब वो पूछता ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री।
अब यूपीएससी भी फुल मूड में है, मयूर ये करके दिखाओ। तो इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। क्यों? बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। इंसानों की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनकी कुछ महत्वता है, उनकी कुछ इंपॉर्टेंस है। और धरती पर इंसान हमेशा एंड पॉइंट पे ही कुछ करता है ना। अभी जैसे इंसानों ने देखो टेक्नोलॉजी तो ढूंढ ही ली है खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करने की, तो अब तो ये भी टेंशन नहीं रही है ना। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। अभी कुछ सालों में श्रेयम इंसान एग्जॉस्ट भी लगाने वाला बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर में, जिससे सारा पॉल्यूशन बाहर निकल जाएगा, है ना। पढ़ रहे थे हम लोग पीएमएफआईएस में कि कैसे बाहर निकाला जाए। फिर गार्बेज जो पाइल अप होता रहता है, इसको भी निकाल के आउटर स्पेस में फेंका जाएगा। इतना जंग घूम रहा है तो थोड़ा सा कूड़ा घूम लेगा तो क्या हो जाएगा। आपको पता है लैंडफिल साइट जो डंपिंग साइट जब पूरी फेल हो चुकी हैं, अब और ज्यादा कूड़ा नहीं समझ सकता। दिल्ली का वो इलाका याद है जिसकी फोटो दिखाता रहता हूं मैं आपको। तो बड़े सारे डिकेड्स तक इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी रेदर देन एन एसेट। ज्यादा आबादी अगर हो जाए तो वो एक लायबिलिटी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे शाइनी आपके 8 बच्चे हैं मान लो, तो वो लायबिलिटी की एसेट है? अपने Liability. जमाने के हिसाब से बताना। क्या है वो लायबिलिटी की एसेट है? सर वैसे डिपेंड करता है कैसे डिपेंड करता है? कि उन पे इन्वेस्टमेंट कितना है। वेरी गुड, उन पे इन्वेस्टमेंट कितना है। पॉइंट इज अगर आप उन पे ध्यान देते हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, रोटी कपड़ा मकान, है ना, तो वो एक प्रोडक्टिव एसेट बन जाएंगे। और ध्यान ना देके 9वें बच्चे को पैदा करने के अंदर जुट पड़े तो वो गवार रह जाएंगे, फिर वो लायबिलिटी बन जाएंगे। ठीक है। तो पहले हिंदुस्तान में बहुत बड़ी आबादी को समझा जाता था एक लायबिलिटी, ये बर्डन है, रेदर देन एन एसेट समझा जाता था। हमें दुनिया की विभिन्न संस्थाओं ने एक ट्रेंड बताया, क्या 2050 तक भारत की आबादी कहां जाने वाली है, कैसी रहने वाली है, यंग पॉपुलेशन रहने वाली है। हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम फायदा किसका उठा सकते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का उठा रहे हैं। उतना नहीं सर। हम तो उठा रहे हैं, सही बात है। इसमें अगर ये वाला सवाल पूछ लिया जाए इंटरव्यू में कि ये चीज कैसे सुनिश्चित आप करोगे 2050 तक, तो अभी टाइम है, आप भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर दिखा सकते हो। आप कैसे इकोनॉमी को यूथ को एक प्रोडक्टिव एसेट बनाओगे इकोनॉमी का, कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड की पोटेंशियल को एनहांस कर सकते हो आप, क्या बोलोगे आप? सर स्किल और एजुकेशन को बढ़ावा देके और उसी की तरह। सबसे बड़ी बात है, आप बताओ, बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात है कि चलनी चाहिए आजकल साइकोलॉजी की क्लासेस, उनको समझाना चाहिए, है ना। याद है हाँ श्रेया, एक चीज मैंने पढ़ाई थी आपको, एक बताया था बिहेवियर थेरेपी बेस्ट थेरेपी होती है साइकोलॉजी में। ना कोई दवाइयां देनी है, ना कोई इलेक्ट्रिक शॉक देने है, ना कुछ दे रहे हैं। गलत बिहेवियर आपने लर्न करा है, उसको अनलर्न करके नया बिहेवियर लर्न कर लो। एक दिन के अंदर तो हमने कुछ भी नहीं सीखा था ना। मान लो आप में से किसी का सोने का रूटीन बिगड़ा हुआ है, जागने का रूटीन बिगड़ा हुआ है, खाने पीने का रूटीन बिगड़ा हुआ है, पूरे रूटीन बिगड़े हुए हैं। अब आपको रोज आपको गिल्ट हो रहा है, रोज गिल्ट में सो रहे हो आप, ये क्या कर लिया मैंने अपने साथ, अपने शरीर के साथ, क्या रूटीन हो गया मेरा, दिमाग मेरी फुली पोटेंशियल पर काम नहीं करता, मैं डम होता चला जा रहा हूँ, डम होती चली जा रही हूँ। क्या है, गलत बिहेवियर सीख के तो लिया बस कुछ दिन में, तो वो हैबिट बनता चला जा रहा है। उसको तोड़ दो, शैकल्स को, चेन को, फ्रेश बिहेवियर डेवलप कर लो। पीछे वाले के ऊपर नया वाला जो बिहेवियर है वो ओवर पावर हो जाएगा, बस नया बिहेवियर ऐसे लर्न हो जाएगा। अब जैसे निर्वैर आपके फादर आपके कोच है, लेट उठने की तो अनुमति कभी आपको होती ही नहीं होगी। पाप है सर घर पे। पाप है ना। किसी दिन अगर आप 12 बजे उठ गए तो पापा गोली मार देंगे आपको सोते हुए, है ना। हाँ जी सर। हाँ जी।
but a large population need not be burden for economy, need not be a burden for the economy. कैसे? अगर हम उसकी पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में लगा पा रहे हैं तो अपलिफ्ट कर पा रहे हैं. It can be turned into a productive asset by investment in human capital. For example, spending resources on education and health for all, training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology, useful scientific researches and so on. ठीक है. अब ये से पूछ रहा है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, इज इट लाइक लैंड और लेबर? इट इज मोर देन दैट. व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? इट इज लाइक रुपी, पैसा और डॉलर? इट इज मोर देन दैट. ठीक है. अभी मोर देन दैट वाली बात आई थिंक अब आपको क्लियर है अच्छे से. यहाँ पर एक चीज देखते हैं प्लानिंग कमीशन से एसोसिएटेड. अच्छा, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता था? कब बनी थी ये बॉडी? प्राइम मिनिस्टर होता था चेयरमैन. और कब बनी थी ये बॉडी? 1950. अब क्या है ये बॉडी? नीति आयोग. फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. कौन होता है इसका चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर. क्यों होते हैं पीएम? सरकार के हेड होते हैं. नहीं, क्यों होते हैं? इस बॉडी की मर्जी. क्यों फालतू में विल पावर वेस्ट कर रहे हो? ठीक है. इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इट इज अ ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हाउ इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज. क्या इंप्रूव हुए यहाँ पर? याद है मैं कल आपको एक प्लांट का डायग्राम बनाकर दिखा रहा था. फिर से नहीं बनाते हैं, टाइम सेव करते हैं. एक सीड डाला, मतलब वो 4 क्रॉप्स दे रहा है आपको. ट्रेडिशनल मेथड. मॉडर्न मेथड HYV वैरायटी ऑफ सीड्स. आपने एक सीड डाला, 25 कम से कम उससे क्रॉप उगाए थे हमने, है ना. तो इट इज अ ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हाउ इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. अब एक बार बताओ, अगर जनसंख्या हमारी पढ़ी लिखी नहीं होती तो HYV वैरायटी सीड्स या ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाता? और उसके बाद तो बड़ी सारी क्रांतियां आई हैं. इसको क्या कहते हैं हम लोग? हरित क्रांति. फिर तो कलर पे कलर खेले हमने, होली सारी. व्हाइट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, पर्पल रेवोल्यूशन, सारे रेवोल्यूशन. व्हाइट रेवोल्यूशन इज कंसर्न्ड विद मिल्क प्रोडक्शन. कौन था उसका दिग्गज नेता? क्या कहूंगा आप उनको? वर्गीस कुरियन. वर्गीस कुरियन, द मिल्कमैन ऑफ इंडिया. कहां से चली थी पूरी मूवमेंट? आनंद गांव से. आनंद, गुजरात. इट इज अ टाउन इन गुजरात. यस सर. और इससे क्या इमर्ज होकर आया? अमूल. द टेस्ट ऑफ इंडिया, है ना. यस सर. और क्या मैं इसको एक कोऑपरेटिव मूवमेंट बोल सकता हूँ? हाँ सर. यस सर. राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी DPSP के फंडामेंटल राइट है. DPS फंडामेंटल रैप हो गए सर. DPSP 19 सर. 19 DPSP है. नो सर, फंडामेंटल. सर DPSP है सर. फंडामेंटल राइट है. सॉरी सर. लाइटर लगाओ अपने चेहरे पे. नहीं 97 समथिंग है आर्टिकल. 19 में है. हाँ, अमेंडमेंट वो है. आर्टिकल क्या है? 19 सर. 19. अच्छा, 19 के अंदर आता होगा ना. हाँ सर, जो एसोसिएशन फॉर्म करना वो करना. ओके ठीक है. फ्रीडम वाला. हाँ ठीक है, समझ गया. फंडामेंटल राइट तो क्योंकि वहीं से कवर होंगे ना 12 से लेकर 35 तक. ठीक है. तो कैसे हम लोग प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को इंक्रीज करके इंडिया के जो स्केर्स लैंड रिसोर्सेज हैं उनके अंदर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं. इंडिया का जो IT रेवोल्यूशन है, इट इज अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंस एग्जांपल ऑफ हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज कम टू एक्वायर हायर पोजीशन देन दैट ऑफ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है. श्रेया, you are also part of this revolution. अब हम 2 केस स्टडी देखते हैं. ठीक है. और फिर कुछ चीजें देखेंगे, इससे एनालिसिस करेंगे. 2 दोस्त हैं, विलास और सकल. ये सेम गांव में रह रहे हैं, सीमापुर में. सकल एक 12 साल का लड़का है
इसकी जो मम्मी है शीला, वो घर के कामों को देखती है। इनके जो पिताजी हैं बूटा चौधरी, ये एक एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। शकल अपनी मम्मी की मदद करता है घर के कामों में। छोटे भाई जीतू को भी देखता है और अपनी बहन सीतू को भी। इनके चाचा हैं श्याम, इन्होंने सिर्फ मार्टिकुलेशन एग्जामिनेशन, ये क्या होता है 10वीं क्लास होगी ना ये? यस सर। मैट्रिक्स, हाँ ठीक है। हाँ इन्होंने 10वीं क्लास पास कर रखी है, लेकिन ये घर पे खाली बैठे रहते हैं विद नो जॉब। मयूर क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। बूटा और शीला they were eager to teach Sakal. They forced him to join the village school which he soon joined. ये पढ़ता है वहां पर, अपनी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को भी कंप्लीट करता है, यानी कि 12th क्लास। और इसके पापा ने इसको बोला कि तुम और फर्दर स्टडीज करो। इन्होंने सकल के लिए लोन उठाया ताकि वो एक वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर पे अपना कंप्लीट कर सके। सकल वहां पर मेरिटोरियस से मर्ज होता है एंड ही वाज इंटरेस्टेड इन द स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग। घर वालों के पुश करने की वजह से और खुद के जज्बे की वजह से ही कंप्लीटेड द कोर्स। कुछ टाइम के बाद उसको एक जॉब मिल जाती है प्राइवेट फर्म में। इसने एक नए तरीके का सॉफ्टवेयर भी डिजाइन कर लिया। इस सॉफ्टवेयर के डेवलप होने की वजह से इसके फर्म की सेल जो है वो इंक्रीज हो गई। इसका बॉस इससे काफी खुश हुआ एंड इसकी प्रमोशन फिर होती चली गई। आपने क्या देखा? हम अगर इसको देखें कि सकल इंसान कैसे बना, सबसे पहले क्या, घर के काम अगर करते रहता तो काम वाली बाई बन जाता है ना। इसको एजुकेट करा गया इसके घर वालों के द्वारा। लोन यहां पर लिया गया, लेकिन लोन टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड प्रोडक्टिव एसेट। उसके बाद याद है मैं आपको बता रहा था ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये हुई इसकी। उससे पहले ये कोर्स भी कर चुका था। लोन तो उसी के लिए लिया गया था, पूरा करवाने के लिए, हायर स्टडीज के लिए। अल्टीमेटली क्या बना? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक पार्ट बना। ये एक ह्यूमन कैपिटल बना, रिसोर्स बना, ह्यूमन रिसोर्स। कैसे? स्किल थी, नॉलेज थी, तभी तो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सका, है ना। अब बिल्कुल एक इसके अगेंस्ट में एक एग्जांपल देखना। स्टोरी ऑफ विलास एक 11 साल का लड़का है जो कि उसी गांव में रहता है जहां पर सकल रहता है। हम यहाँ पर पढ़ भी रहते हैं ना, ये टू फ्रेंड्स विलास एंड सकल। सकल की कहानी देख ली हमने, अब विलास के घर पर चलते हैं, उसकी कहानी देखते हैं। विलास के जो पिताजी है महेश, ये एक मछुआरे हैं। ये मछुआरे थे। ही पास्ड अवे व्हेन ही वाज जस्ट 2 years old। इसकी जो मम्मी है गीता, वो मछली बेचती हैं टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली। लैंड ओनर का बगल में जो पॉन्ड है, जो तालाब है, उससे वो मछली पकड़ कर लाती हैं और आसपास की मंडी में, मंडी बाजार है, वहां पर बेचती है। एक दिन में लगभग उनकी 150 रुपए की कमाई हो जाती है। विलास जो है वो आर्थराइटिस का पेशेंट बन चुका है। बचपन में सही तरीके से मेडिसिन और ये सब चीजें उसको नहीं मिली। इसकी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसको डॉक्टर के पास दिखा सके, लेकर जा सके। अब वो स्कूल भी नहीं जा सकता, स्कूल जा भी नहीं सकता, लिखा भी हुआ है ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। ठीक है। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। कुछ टाइम के बाद इसकी मम्मी बीमार पड़ जाती है एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर। देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। विलास भी अल्टीमेटली उसका करियर, उसकी लाइफ कैसे जाती है कि वो मछली बेचता है सेम गांव में। ही लाइक हिज मदर, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह। He earned a very small income, very meager income. यहां पर क्या हुआ? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन विलास का नहीं हो सका। क्या नहीं मिला इसे? सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर 2, कैपिटल हेल्थ एजुकेशन। कितने प्राउडली लिखा हुआ है यहां पर। He could not go to school. He was not interested in studies. हाँ वो तो पढ़ना ही नहीं है, पैशन नहीं था उसका। ये ऐसे घूमता था। ओ जाने जाना।
तो दोनों केस स्टडीज में हमने क्या देखा कि सकल स्कूल जा रहा है, बिलास स्कूल नहीं जा रहा है। सकल फिजिकली स्ट्रांग है, घर वालों ने बचपन से ध्यान दिया, बिलास नहीं है, ठीक है। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली। इसलिए कहते हैं यहां पर, आप पता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ना एक मदरली रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ऐड कर सकते हो। बहुत बड़ा रोल होता है एक माँ का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। किस फॉर्म में? Conditioning of child. Nurturing and conditioning. ब्रेस्ट फीडिंग। ये वाला जो दूध होता है ना, जो शुरू में बच्चे को पहले हफ्ते जो दिया जाता है, आपको पता है बट 99% रोगों से तो ऐसे ही मुक्त कर देता है ये बच्चे को लाइफ टाइम के लिए। मैं आपको अक्सर बताता भी रहता हूँ, आपने बहुत सारे लेक्चर्स में मेरे सुना होगा, आई थिंक साइंस फेंस में भी मैंने बताया है। कई लोगों की धारणा रहती है, अब देखो वो अभी तक प्रेग्नेंट थी इतने टाइम से, उसने दवाइयां खाई हैं एक लेडी ने, है ना, और अब बच्चा जस्ट हुआ है। तो जब पहला दूध निकलता है ना माँ का, तो वो थोड़ा सा ना येलोइश टेक्सचर का निकलता है, कभी कभार किसी औरत का, सबका नहीं, किसी औरत का निकलता है, वो थोड़ा सा गाढ़ा निकलता है। बहुत सारी जगह पर ना भ्रम होता है कि ये वाला दूध मत पिलाओ, ये ना बेकार है ये दूध। लेकिन डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि यही दूध पिलाना चाहिए माँ को, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये वाला जो दूध जिसको सब लोग मना कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है और वरदान है बच्चे के लिए। जैसे जमाना तो ये भी कहता था बहुत सालों तक कि एक बच्चे और माँ, जब बच्चा पैदा हुआ है तो माँ के पेट से जुड़ी सबसे बेकार जो चीज है वो है प्लेसेंटा। लेकिन आज देखो, प्लेसेंटा दूसरे बच्चे के लिए वरदान है कि कल को उसको कोई इश्यू होता है, कोई कैंसर एलिमेंट होता है, कोई बोन मैरो का कोई इश्यू होता है, तो ये ट्रांसफर करा जा सकता है। और उसको स्टोरेज करवाने के लिए मैंने आपको बताया था नोएडा और गुरुग्राम में प्रॉपर एक वो बैंक है, प्लेसेंटा बैंक्स हैं। आज देखो इसकी इंपॉर्टेंस को कितना रियलाइज करा जा रहा है, ठीक है। तो देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली। विलास वॉज द पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। ही लैड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। सकल एक्वायर्ड डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्राम। सकल को जॉब भी मिल जाती है प्राइवेट फर्म में, जबकि विलास जो है वो वही काम करता रहता है जो उसकी मम्मी करती थी, मछली को बेचना, और बहुत कम इसको इनकम मिलती है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। सकल के केस में बड़े सारे सालों की जो एजुकेशन है, इट एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। दिस इनहेंस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी। द टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अब इनमें से कौन मतलब प्रोडक्टिव एसिड बनेगा इकोनॉमी का, बताओ, विलास के सकल? सकल। सकल, ठीक है। तो यानी कि जो एक प्रोडक्टिव एसिड बना सकल, तो इकोनॉमी भी उसे पे करेगी। इकोनॉमी का प्रोडक्टिव एसिड बना है तो इकोनॉमी उसको पे करेगी इन सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। विलास के केस में देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। मम्मी के साथ वो मछली बेचता है एंड ही ड्रॉ सम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबरर एज हिज मदर। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू मीन्स ऑफ एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, इट कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है लोगों के ऊपर, इट इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। एक बच्चा भी अगर उसकी हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी जाए, इससे फ्यूचर में हाई रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो हाई अर्निंग को अर्न करेगा और सोसाइटी के अंदर अच्छे से कंट्रीब्यूट करेगा। जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, दे आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। जैसे माँ बाप अगर खुद नहीं पढ़ पाए हैं किसी के, आपने किसी के भी माँ बाप से, अपने माँ बाप से एक चीज कभी नहीं सुनी होगी कि तू पढ़ मत। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा होगा कि तू पढ़ मत, वो बोलते तुम पढ़ो, इसके अलावा बाकी सब तुम्हारी सारी चीजें हम रोक देंगे, लेकिन तुम पढ़ाई के लिए कभी कुछ कहोगे जितना मर्जी तुम्हें पढ़ना है, हम अपनी जान लगा देंगे, है ना। तो एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। और एजुकेटेड वो नहीं भी है तो यहाँ पर एक सबको पता लग जाता है, जो पढ़े लिखे माँ बाप नहीं, कि समाज में नाम, पैसा, रुतबा सब कुछ एजुकेशन के बदौलत ही कमाया जा सकता है। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स।
अब दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन स्ट्रगल के केस में, तो अपने बच्चों की वो नीड्स को देखते हैं फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। अब ये एक वर्चुअस साइकिल होती है जो कि चलती रहती है। बच्चे को पढ़ाते रहे, उसके एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते रहे, ठीक है। In contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state. जो कंट्रीज हैं लाइक जापान, इन्होंने बहुत इन्वेस्ट करा है ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। आपको पता है जापान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते हैं, तो गंवा रहे बच्चे वहां पर। नहीं सर, बहुत स्किल्ड है। याद है जापान का असीमो, याद है एंड्रो ह्यूमन रोबोट, भूल गया असीमो को? ट्वेल्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक में दे रखा है, होंडा ने बनाया, सब कर लेता है। अब जापान के पास कुछ नेचुरल रिसोर्स तो है नहीं। क्यों नहीं है? जापान एक कैसी कंट्री है? आयरन कंट्री, ऊपर से तबाही भी बहुत होती रहती है। क्यों? अर्थक्वेक जोन है। अर्थक्वेक जोन है। और क्यों है? कौन सी रिंग ऑफ फायर के बीच में पास है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड और रिच। ये नेचुरल रिसोर्सेज को इंपोर्ट करते जो कि इनकी कंट्री को चाहिए होता है, लेकिन इंपोर्ट करने के बावजूद भी रिच और डेवलप कैसे बन गए? इन्होंने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करा। और ये वाली बात जापान को कब समझ में आ गई? आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। ऐसा नहीं था कि उस टाइम पर नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई थी बात। और जापान के पास आपको पता है खुद की आर्म्ड फोर्सेस नहीं है। उसको कौन सा बोर्ड देता है? कौन सी ट्रीटी साइन कर रखी है उसने कौन सी कंट्री के साथ? यूएसए के साथ। यहाँ के मार्शल आर्ट्स और निंजा से भिड़कर देखो कभी फाइटर से। These people, they have made efficient use of other resources like land and capital. इधर की तो वो बुक है, वो एक गांव के बारे में जो है अमेज़न की बेस्ट सेलर रह चुकी है, इकिगाई। हाँ सर। ऑन एन एवरेज 95 to 105 ईयर्स के लोग हैं वहां पर उस गांव में। उनका ये मतलब है, मतलब जियो तो खुल के जियो, आपके अंदर का बचपना कभी नहीं मरना चाहिए। क्योंकि अगर आप सीरियस हो, लाइफ आपको सीरियसनेस की तरफ ले जाएगी। और हमेशा यूनिवर्स आपके काम रोकेगा कि इसको तो सीरियस रहना पसंद है, इतनी आसानी से इसको कोई चीज इसको क्यों दो, इसको पहले सीरियसनेस की तरफ ले जाओ। सीरियसली बोलता हूँ तुमसे, हर सिचुएशन में खुश रहा करो तुम। मैं खुश हूँ। हैं? कंप्लेन। अच्छा। मजाक कर रहा हूँ चलिए, दिल पे मत ले लेना बेबात। ले लिया। अरे नहीं, सॉरी। So efficiency of technology, they have evolved by people. They have made these countries rich and developed. लोग काफी एफिशिएंट है और टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत अच्छे से इवॉल्व हुई है इस कंट्री में, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।